हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो प्रीमिक्स में आज हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नए साल का आपका पहला इको का प्रीमिक्स है तो नई एनर्जी के साथ यहाँ पर शुरुआत करेंगे, बट कुछ पुरानी बातों के साथ कि हम आज पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, 2018 से लेकर 22 तक हर एक साल का हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से यूपीएससी यहाँ पर डिमांड सेट कर रहा है आपके लिए और आपको किस तरीके से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को यूपीएससी के पेपर तक वहां पर लेके जानी है। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स रनिंग चल रहा है, जिसमें लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाती हैं। करंटली इकोनॉमी का ही मॉड्यूल अभी आपका चल रहा है वहां पर, जिसमें हमने बेसिक्स, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहां पर डिस्कस कर चुके हैं और इसी तरीके से बाकी टॉपिक्स भी यहां पर डिस्कस करेंगे, जिनमें स्टैटिक कॉन्सेप्ट तो हम करते ही हैं, बट साथ साथ जो करंट अफेयर की अपडेशंस हैं उन्हें भी हम वहां पर देखते हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके बारे में बिल्कुल भी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो डेफिनेटली इस कोर्स से रिलेटेड सभी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एनरोल कीजिए इस कोर्स में और अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। वही ड्रिल रहेगी, 5 क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी उन 5 क्वेश्चंस का करेक्टली वहां पर आंसर करेंगे, फिर सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर देखेंगे किसके कितने क्वेश्चंस वहां पर करेक्ट हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी। 2018 का क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि इशू की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो आपको बताना इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी करेक्ट है। तो आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके हिसाब से करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। सेकंड में यदि हम बात करें तो बेसिकली यहां पर आपकी करेंसी क्राइसिस से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो तीनों ऑप्शंस को देखिए क्या इंपैक्ट पड़ेगा करेंसी क्राइसिस के ऊपर, करेंसी की वैल्यूएशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने करेक्ट आंसर पर आइए। 2019 का क्वेश्चन है। फिर वहीं बढ़ते हैं 2020 का क्वेश्चन, जहां पर 4 स्टेटमेंट दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो एक तरीके से सारी स्टेटमेंट्स आपको कॉन्सेप्ट भरी यहां पर डाली गई हैं, आपको पता रहेगा अगर इन हर एक चीज के बारे में, इन हर एक स्टेटमेंट में जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उनके बारे में, तभी आप इनको करेक्टली यहां पर मार्क कर पाएंगे। बाकी रही बात एलिमिनेशन की, तो आप डेफिनेटली वो मेथड भी यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में 2021 का क्वेश्चन है, अगेन करेंसी की डिवैल्यूएशन से रिलेटेड यहां पर पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट्स बतानी है कौन कौन सी करेक्ट है। एंड सिंस पर्टिकुलरली 2022 की अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा यहां पर इंडियन करेंसी की वॉलेटिलिटी देखी गई है, इसलिए 2 क्वेश्चन यहां पर तो जरूर डालने बनते ही थे। फिर वहीं बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर, जहां पर कन्वर्टिबल बॉन्ड से रिलेटेड 2022 का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दी गई थी, बतानी थी इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन यहां पर अगर आपने किसी को स्किप भी कर दिया तो मैं आपको दोबारा एक एडवाइस करूंगा कि जाइए उस क्वेश्चन पर विजिट कीजिए, उस क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या चीज आपसे वहां पर पूछी गई है, फिर अपने करेक्ट आंसर पर वहां पर आइए। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं अब आज की ड्रिल की, जहां पर हम अब हर एक क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां बात हो रही थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, स्टेटमेंट्स दी गई थी, बताना था इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करता है सर्विसेज एंड बेसिकली मैनेज करता है, सर्विसेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी इनकरेक्ट है। यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, जो कि उनके द्वारा जो स्टेट डेवलपमेंटल जो लोन्स वहां पर इशू किए जाते हैं, जो उस प्रकार के उनके वहां पर बॉन्ड्स जो इशू किए जाते हैं, वो डेफिनेटली आरबीआई द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। आरबीआई डेट मैनेजर है यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, और सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड इनके अलग अलग एग्रीमेंट्स यहां पर साइन हुए हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें स्टेटमेंट के बारे में, ट्रेजरी बिल्स के बारे में यहां पर बात हो रही है। अब ये क्या हुआ कि सिक्योरिटीज या जो आपके बॉन्ड्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बात कर दी गई कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ये भारत सरकार द्वारा तो इशू किए जाते हैं, बट किसी प्रकार के ट्रेजरी बिल स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू नहीं किए जाते। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्रेजरी बिल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जनरली हम उन्हें कहते हैं कि जो 1 साल से कम के बॉन्ड्स वहां पर रहते हैं, उन्हें हम ट्रेजरी बिल्स यहां पर कहते हैं। अलग अलग मेच्योरिटी टाइम पीरियड के यहां पर बॉन्ड्स रहते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार द्वारा ही इशू किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स यहां पर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इशू करती है। ठीक है जी, बॉन्ड्स उस तरीके के वहां पर इशू करती है जिन्हें आरबीआई ही यहां पर मैनेज करता है। थर्ड में आपकी बात हो रही है ट्रेजरी बिल्स ऑफर जितने भी आपके यहां पर किए जाते हैं, दे आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात कि जिस हिसाब से अगर हम कहें कि 1000 रुपए का यहां पर बॉन्ड था, ठीक है जी, तो वहां पर वो क्या कहेंगे कि ये हम आपको इशू कर रहे हैं, मान लेते हैं 900 रुपए में, 900 रुपए में इशू हुआ, और इसकी जो रिडीमेबल वैल्यू जो रहेगी वो फेस वैल्यू रहेगी, कि मतलब जब आपने 900 रुपए वहां पर दिए उसके बदले में आपको बॉन्ड यहां पर मिला, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी
ट्रेजरी बिल्स में, जो कि आपके 1 साल से कम की यहां पर रहेगी, अलग अलग टाइम पीरियड यहां पर रहेंगे, तब आपको 1000 रुपए यहां पर आ जाएंगे। तो मतलब जो यहां पर आपका प्रॉफिट हुआ वो उस हिसाब से 100 रुपए का यहां पर प्रॉफिट आपने बुक किया। ठीक है जी। तो ट्रेजरी बिल्स आपके डिस्काउंट पर ही वहां पर इशू किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, सेकंड और थर्ड करेक्ट थी, और उसी के हिसाब से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज अब आपको इसमें भी समझाएगी, क्या आपकी इस तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, क्यों इशू की जाती है, क्योंकि डेफिनेटली सरकार द्वारा खर्चा भी यहां पर किया जा रहा है भारत की जनता के लिए, बट सरकार थोड़ा बहुत कमा भी रही है भारत की ही जनता से, टैक्सेस के माध्यम से, बाकी मेथड्स के माध्यम से, बट यहां जो सरकार का खर्चा है वो यहां पर आमदनी से ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए, उस खर्चे को पूरा करने के लिए यहां पर सरकार अपनी सिक्योरिटीज बॉन्ड्स यहां पर इशू करते हैं, जिसके चलते सरकार पैसा रेस करती है और अपने खर्चे को यहां पर पूरा करती है। तो जो सिक्योरिटीज हैं शॉर्ट टर्म नेचर की भी हैं, लॉन्ग टर्म नेचर की भी हैं। जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है बेसिकली जिनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है 1 साल से कम का है, वो ट्रेजरी बिल्स वहां पर कहलाती हैं। हालांकि जो बड़े आपके इस तरीके के लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर रहते हैं, लंबी मैच्योरिटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर रहते हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहां पर कहते हैं। तो इस चीज का आपको बेसिकली यहां पर ध्यान में रखना है। इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इशू करती है ट्रेजरी बिल्स एज वेल एज बॉन्ड्स एज वेल एज जिसे हम डेटेड सिक्योरिटीज भी यहां पर करते हैं। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ यहां पर बॉन्ड्स या फिर डेटेड सिक्योरिटीज ही इशू करते हैं, जिन्हें हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यहां पर कहते हैं। ठीक है जी। अब किस तरीके से इसकी यहां पर वैल्यू निकाली जाती है, कैसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, एक बेसिक्स एग्जांपल यहां पर दे दिया गया है। 3 इंपॉर्टेंट टेन्योर्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है टी बिल से रिलेटेड, 91 डे, 182 डे एंड 364 डे। मतलब 91 डे जब आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका वहां पर बॉन्ड रिडीम हो जाएगा, मतलब आप उसको रिडीम करवा सकते हैं जो भी वहां पर उसकी फेस वैल्यू रहेगी उसके हिसाब से। ठीक है जी। 182 वैसे वैसे ही आपका 364 डे का भी यहां पर हिसाब रहता है। तो आई होप आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कंसेप्ट भरा है, बेसिक नॉलेज अगर आपकी शार्प है, काफी इजीली आप इसको यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर करेंसी क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है। करेंसी क्राइसिस मतलब कि कोई करेंसी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट होती जा रही है, उसकी वैल्यू यहां पर कम होती जा रही है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज और आर द कंट्रीब्यूटर और कंट्रीब्यूटर्स विद रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द करेंसी क्राइसिस, कि अगर कहीं करेंसी क्राइसिस हो रहे हैं इस प्रकार से, तो वहां पर उस रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स वहां पर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले में क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसी अर्निंग्स अगर हो इंडिया के आईटी सेक्टर की, अब आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, जिसका ही कंपोनेंट यहां पर आईटी सेक्टर भी है, वो एक नेट एक्सपोर्टर है। यहां पर हम बहुत सारी सर्विसेज यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारी अर्निंग्स यहां पर रहती हैं वो भी हमारी फॉरेन करेंसी में रहती हैं, एंड पर्टिकुलरली यूएस डॉलर्स में यहां पर रहती हैं। यूएस के केस में अगर हम बात करें तो इस टाइम जिस प्रकार के वहां पर रिसेशन वाले हम कहते हैं काले बादल जो वहां पर मंडरा रहे हैं, ठीक है जी, उसकी वजह से कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा की जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो अपनी यहां भेज रहे हैं। ठीक है जी, इंडिया में भेज रहे हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज, ताकि उनकी कॉस्ट कटिंग वहां पर हो सके। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना कि इंडिया का आईटी सेक्टर जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतनी ही ज्यादा हमारी फॉरेन करेंसी अर्निंग्स भी होंगी, एंड पर्टिकुलरली यूएस डॉलर में अर्निंग्स भी होंगी। सेकंड कह रहे हैं इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अगर अपना खर्चा यहां पर बढ़ाती रहेगी तो उस चीज का इस करेंसी क्राइसिस के ऊपर आज सच कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है उल्टा ही असर पड़े, सरकार अपना खर्चा बढ़ाई जा रही है, बाहर से बोरिंग और ज्यादा यहां पर करती जा रही है, जिसके लिए हमें फर्दर पेमेंट्स भी वहां पर करनी पड़ सकती हैं। ठीक है जी। बट यदि हम रेमिटेंसेज यहां पर रिसीव करते हैं बाहर के इंडियन से, तब भी हमारा यहां पर फायदा है कि हमारा यहां पर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें इन फॉरेन करेंसीज की कॉम्बिनेशन हो रही है, जैसे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में भी यहां पर देखा। तो बेसिकली यहां जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है आपकी, वो करेक्ट ऑप्शन है कि वही यहां पर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो वही चीज आपसे पूछी गई थी और उसी के आधार पर बी ऑप्शन यहां हमारी करेक्ट ऑप्शन भी थी। वही चीज अब आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन में बताएगी जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके। तो ऐसा कोई इसको डिस्कस करने का या यहां पर एक्सप्लेन करने का कोई पॉइंट नहीं है, आप डेफिनेटली इसको जाके पढ़ भी सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। कंसेप्ट भरा क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ लिया गया है। कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट्स है, करेक्ट बतानी है। ठीक है जी। तो पहली में बात हो रही है कमर्शियल पेपर के बारे में कि एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट यहां पर इशू किया जाता है, ये आपका कमर्शियल पेपर है। सेकंड में कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा टू अ कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली ये जो सेकंड, पहले को तो हम बाद में डिस्कस कर ही लेंगे। ठीक है जी, मैं आपको पहले सेकंड के बारे में यहां पर बता रहा हूं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाली जो आपकी स्टेटमेंट है, पहली बात ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट यहां पर माना जाता है जो कि बैंक्स द्वारा मोस्टली इशू किया जाता है और आरबीआई की ऑथराइजेशन यहां पर रहती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट बन जाती है। कॉल मनी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि इंटरबैंक ट्रांजैक्शन में यूज होता है। तो बेसिकली क्या रहता है कि आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का नाम तो बिल्कुल सुना होगा, ठीक है जी, जिसके माध्यम से
आरबीआई पैसा लेता भी है और पैसा देता भी है। रेपो रेट के हिसाब से वहां पर हम क्या करते हैं, हम आरबीआई को कहते हैं कि भैया आपको इस पर्टिकुलर रेट पर बैंक्स को उधार देना है, शॉर्ट टर्म नेचर का उधार यहां पर देना है। ठीक है जी। अब ये तो रही कि आरबीआई ने यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड की बैंक को। अब बैंक्स क्या करते हैं कि हर बार आरबीआई के पास नहीं जाते, आपस में भी थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार के उनके जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की कंडीशंस है वो पूरी नहीं हो रही है, उसमें कुछ मिसमैच आ रहा है, तो शॉर्ट टर्म नेचर की जो आपके यहां पर ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जो कि कॉल मनी उनमें से एक है, कि एक दिन से कम का आपका यहां पर उधार लिया जाता है, एक वर्किंग डे का आपका यहां पर उधार लिया जाता है, कि ओवरनाइट ट्रांजैक्शन यहां पर रहती है कि पिछले दिन आपका यहां पर पैसा लिया गया, अगले दिन उसे वापस कर दिया गया। तो रेपो रेट में हम क्या बात करते हैं कि भैया रेपो रेट की जब आपकी ट्रांजैक्शन रहती है, जब भी रेपो रेट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, तो उस दौरान आरबीआई बैंक्स को उधार देता है, बट उसके बदले बैंक्स को यहां पर सिक्योरिटीज एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल रखनी पड़ती है। ठीक है जी। अब यहां पर जब बैंक्स को सिक्योरिटी रखनी पड़ती है तो डेफिनेटली उनका भी यहां पर कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। बट कॉल मनी में क्या है, आपका एक वर्किंग डे का यहां पर पीरियड रहता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी एज अ फॉर्म ऑफ कोलैटरल नहीं रखनी पड़ती। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट है। फोर्थ में बात हो रही है जीरो कूपन बॉन्ड्स के बारे में, कि इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड हैं जो कि इश्यू किए जाते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स द्वारा टू द कॉर्पोरेशन। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग जीरो कूपन हो गया तो भैया इंटरेस्ट बेयरिंग कैसे होगा? अगर जीरो कूपन बॉन्ड ही होगा तो उसका मतलब क्या है कि भैया जो उसका कूपन रेट वहां पर रहेगा वो 0% है। तो इसमें यहां पर जो इन्वेस्टर है वो पैसा कैसे कमाएगा? जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में वहां पर देखा था कि ट्रेजरी बिल्स आपके डिस्काउंट रेट पे वहां पर इशू किए जाते हैं, अर्थात कि वही बात 1000 रुपए का बॉन्ड है तो उसको वहां पर इशू किया जाएगा 900 रुपए में। ठीक है जी। पर इसका जो कूपन रेट है वो यहां पर 0 रहेगा, जिसके आधार पर हम इसे कहेंगे कि जीरो कूपन बॉन्ड है, इंटरेस्ट बेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है। जो भी प्रॉफिट यहां पर कमाया जाएगा बेसिकली वो आपका, यहां हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए का प्रॉफिट यहां पर कमाया जाएगा जब भी इस तरीके का बॉन्ड वहां रिडीम करवाया जाएगा। तो बेसिकली यहां आपकी जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। कमर्शियल पेपर आपका शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। तो एक बार सभी को देख लेते हैं। तो पहले करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्टली यहां पर मार्क कर दीजिए। 2020 का क्वेश्चन है। तो बेसिकली वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो बेसिकली क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यहां पर बैंक्स इशू करते हैं कि मान लीजिए आपने एक डिपॉजिट वहां पर करवाया है, जैसे कि आप एफडी वगैरह वहां पर करवाते हैं, बट उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मिनिमम लिमिट अराउंड 1 लाख की रखी जाती है। ठीक है जी। 1 लाख 2 लाख आप उसी के ही मल्टीपल्स में वहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो बैंक क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वहां पर इशू कर देगा कि भैया ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है जिसे आप फर्दर कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहां पर माना जाता है, टू बी हेल्ड विद अ सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी। ठीक है, जहां पर आप इसे फर्दर यूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गारंटी करती है उस तरीके से कि रीपेमेंट की जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट की अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, क्योंकि सर्टिफिकेट डिपॉजिट रहेगा उसमें मेंशन किया रहेगा कि इतना पैसा इस पर्टिकुलर व्यक्ति, इस पर्टिकुलर एंटिटी ने यहां पर डिपॉजिट करवाया है, उनको इतना इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलेगा, इतने टाइम बाद उनको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे एफडी काम करती है बट उससे थोड़ा बेटर रहता है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पर कमाया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये गवर्न किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, इशू किए जाते हैं ऑथराइज्ड बैंक द्वारा अगेंस्ट द फंड्स जो कि डिपॉजिट किए जाते हैं इन्वेस्टर द्वारा। फिर वही बात करें कमर्शियल पेपर क्या है, तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट यहां पर इशू किया जाता है कंपनी द्वारा कि उन्हें फंड्स यहां पर रेज करने, तो वो क्या करेंगे, अपने कमर्शियल पेपर यहां पर इशू कर देंगे, सभी को बांट देंगे, जो जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स वहां पर रहेंगे, जो जो खरीदना चाहते हैं इस तरीके का, थोड़ा बहुत अपना वहां पर पैसा रेज करेंगे। ठीक है जी। आपके 1 साल से कम पीरियड के लिए यहां पर इशू किए जाते हैं और जैसे ही उसमें सब चीजें मेंशन रहती हैं कि अच्छा आपको इतने टाइम बाद इतना पैसा वापस मिल जाएगा, तो उस तरीके से यहां पर किया जाता है। तो एक तरीके का अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसे यहां पर माना जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, कि प्रॉमिस किया जा रहा है कि आपको इतने टाइम बाद इतना यहां पर पैसा मिल जाएगा। बट मोस्टली ये जो आपकी कंपनी जहां पर इशू करती हैं, अगर उनका वहां पर लॉस हो जाए तो दिक्कत भी हो सकती है कि वो कमर्शियल पेपर का जो पैसा यहां पर वापस करना था उसे कैसे कर पाएंगे, या दिवाला निकल गया तो फिर तो बहुत ही मुश्किल यहां पर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम 1990s में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर वही बात कॉल मनी, ये तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर जो भी कंडीशंस रहती हैं बैंक्स की पूरी करने के लिए, सीआरआर एसएलआर की, उसमें अगर कोई मिसमैच आ रहा है तो शॉर्ट टर्म ओवरनाइट बेसिस पर यहां पर लोन्स एक्सटेंड किए जाते हैं बैंक टू बैंक बेसिस पर, जिसमें किसी भी प्रकार का कोलैटरल एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता। ठीक है जी। जीरो कूपन बॉन्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहां करेक्टली मार्क किया हो। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ डी-इवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरली जब यहां पर जुड़ चुका है कि ये चीज तो होगी ही होगी जब करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी। तो डीवैल्यूएशन का मतलब यहां पर क्या रहता है, ठीक है जी। डिवैल्यूएशन का मतलब यहां पर यह है कि यहां सरकार द्वारा खुद से अपनी करेंसी की वैल्यू कम की जा रही है, मार्केट फोर्सेस यहां पर नहीं कर रही।
वही फर्क आपका यहां डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन के बीच में, कि डेप्रिसिएशन के केस में यहां मार्केट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल रहती हैं आपकी करेंसी की वैल्यू कम होने के लिए, बट डिवैल्यूएशन के केस में यहां पर जो सॉवरेन गवर्नमेंट है वो खुद अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करती है। अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करेगी, वही वाली बात आ गई कि अगर पहले वो जो $1 है, मान लेते हैं 75 रुपए का यहां पर पड़ता है, ठीक है जी, अब $1 उन्हें यहां पर 80 रुपए का पड़ रहा है, डिवैल्यूएशन होगी, डेप्रिसिएशन नहीं हुई, डिवैल्यूएशन यहां पर कर दी गई। तो एक्सपोर्ट सेगमेंट को यहां पर फायदा मिलेगा कि अगर वो $1 का प्रोडक्ट अपना पहले बेचते थे, उन्हें बेसिकली यहां उस प्रकार से 75 रुपए मिलते थे, बट अब उन्हें 80 रुपए मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली इनकी यहां पर फायदा हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि कंपेटिटिवनेस भी यहां पर डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की बढ़ेगी हमारे फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल होगा ही होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स की कंपेटिटिवनेस है वो इंप्रूव होगी ही होगी, नेसेसरली का बिल्कुल यहां पर ध्यान रखना। और ऐसी ही स्टेटमेंट्स 2023 के पेपर में अगर पूछी जाए तो बिल्कुल हर एक वर्ड को ध्यान से देखते हुए फिर क्वेश्चन की डिमांड को वहां पर असेस करना है। सेकंड यहां पर बात करें, इंक्रीज कर देगा फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है, डिवैल्यूएशन के बिल्कुल अगेंस्ट वहां पर चलेगा। एप्रिसिएशन थोड़ा हो रही है यहां पर, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन वैल्यू इंक्रीज होगी। थर्ड यहां पर बात हो रही है कि इंप्रूव करेगा ट्रेड बैलेंस। अब ये जो सिनेरियो है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन में डिमांड है नेसेसरली वाला फैक्ट आपको यहां पर बताना है कि जो चीज होगी ही होगी। कि एक तरीके से हम बात करें ट्रेड बैलेंस में, हम क्या बात करते हैं कि भैया जहां पर इंप्रूवमेंट अगर आती है ट्रेड बैलेंस में, मतलब क्या है कि यहां पर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है जी, हमारा अच्छे तरीके से पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस यहां पर चल रहा है। बट इंडिया कंटेक्स्ट में क्या है कि हम एक नेट इंपोर्टर के तरीके से यहां पर काम करते हैं, बहुत सारी चीजें कमोडिटीज यहां पर इंपोर्ट भी करते हैं जो कि हमारे देश में पाई नहीं जाती है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली यहां पर रहती हैं। तो यहां जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, अगर हम चाहते हैं कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा कर सके, तो हमें डोमेस्टिक मार्केट की जो पूरी चेन है उसको यहां पर इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको और बेहतर बनाना पड़ेगा, और साथ के साथ ऑल्टरनेटिव यहां पर सब्स्टिट्यूट्स हमें यहां पर तैयार करने पड़ेंगे उन सभी कमोडिटीज के जिसको हम यहां इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज होना कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा क्योंकि करेंसी डिवैल्यूएशन हो चुकी है, तो ऐसा नेसेसरली नहीं। चाइना के केस में ऐसा क्यों था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे थे उस केस में, ठीक है जी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, चीप लेबर वहां पर अवेलेबल थी, रॉ मटेरियल सारा अवेलेबल इजीली था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए और अपना ट्रेड बैलेंस भी यहां पर ऑलमोस्ट जितने भी उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं सभी के साथ यहां पर इंप्रूव कर रहा है और पॉजिटिव में ही उनका वहां पर चल रहा है, ठीक है जी। तो इसके आधार पर नेसेसरली वाला फैक्ट तो यहां पर हट गया, ठीक है जी, जरूरी नहीं कि ये चीज होगी बट क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया था जरूरी जो आपकी ऐसी चीज होनी चाहिए उसी को यहां पर हाईलाइट कीजिए। तो यहां सिर्फ और सिर्फ हमारी ए ऑप्शन ही करेक्ट है और उसी के आधार पर जो आपका ए आंसर है वन ओनली वही यहां पर करेक्ट है। 2021 का क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया था, वही चीज आपको एक्सप्लेनेशन में यहां पर बताई भी गई है, तो एक बार इससे जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स 2022 का क्वेश्चन। बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट यहां पर हैं, 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं। तो बेसिकली जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स का मतलब क्या रहता है, कंपनी ने यहां पर बॉन्ड इश्यू किया बट उसको क्या बोला कि भैया ये कन्वर्टिबल है, अर्थात देखिए कंपनी के पास 2 मेथड रहते हैं फाइनेंसिंग के, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक रहता है आपका इक्विटी फाइनेंसिंग का मेथड, जिसके आधार पर कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स वहां पर लिस्ट करती हैं, और दूसरा मेथड रहता है कि वहां पर कंपनी लोन्स ले रही हैं, बॉन्ड्स इशू कर रही है, उधार उठा रही हैं। तो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में वो क्या कहते हैं कि भैया आपने बॉन्ड तो इशू कर दिया बट जो इन्वेस्टर है उसको आप ऑप्शन दे रहे हैं कि वो उन बॉन्ड्स को अपने शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसी ऑप्शन वहां पर क्रिएट हो जाती है तो इसीलिए जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर पे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल बॉन्ड जो कि ऐसी कंपनी द्वारा वहां पर इशू किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है कि वो शेयर्स में भी अपने बॉन्ड्स को कन्वर्ट कर सकता है। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी। सेकंड की बात हो रही है कि ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड करती है बॉन्ड होल्डर को डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये चीज देखते हैं कि जब आपके कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ते जाते हैं तो वैसे ही जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो भी उस तरीके से हल्की फुल्की वहां पर ग्रोथ दिखाता रहता है, ठीक है जी। तो यहां पर डेफिनेटली एक लेवल ऑफ इंडेक्सेशन की हम कह सकते हैं कि एक जो अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है, उस तरीके से एक ऑप्शन जो है वो यहां पर अवेलेबल है किसी भी इस प्रकार के इन्वेस्टर के लिए जिसने कन्वर्टिबल बॉन्ड में इशू किया है। अर्थात समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कंज्यूमर प्राइसेस धीरे धीरे तरीके से बढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है जी, हल्की फुल्की शेयर मार्केट भी वहां पर आपकी ग्रो कर रही है और हिस्टोरिकली ये ट्रेंड वहां पर देखा भी गया है। हालांकि मैं आपको एक चीज हाईलाइट कर दूं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ना, द इकोनॉमिस्ट करके जो पब्लिकेशन है उनका एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसी से ही कॉपी पेस्ट करके यूपीएससी ने डायरेक्टली यहां पर डाल दी गई है, ठीक है जी।
तो बेसिकली उसमें भी आर्टिकल में यही चीज समझाएगी कि थ्रू आउट द, अगर हम हिस्टोरिकली वहां पर जाके देखें, एक ट्रेंड वहां पर नोटिस करें, तो जब जब आपके कंज्यूमर प्राइसेस धीरे धीरे बढ़े हैं तो उस दौरान आपकी मार्केट भी वहां पर चढ़नी शुरू हुई है। ठीक है जी। अब कंज्यूमर प्राइसेस अगर बढ़ने का मतलब यहां पर क्या है कि जी हाँ, कि ग्रेजुअली वहां पर बढ़ रहे हैं, शार्प इंक्रीज नहीं आ रहा जैसे कि हमने करंटली 2022 में यहां पर विटनेस किया। ठीक है जी। तो राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस के केस में, ठीक है जी, इंडेक्सेशन का मतलब क्या हुआ कि जो चीज आपने एक साल पहले 1000 रुपए की खरीदी थी, ठीक है जी, अब उस चीज की यहां पर हम कितने, जो आपकी 1000 रुपए की जो वैल्यू थी वो अब कितनी रहेगी है। अब 1000 रुपए में आप कितनी चीजें यहां पर खरीद सकते हो, या उस पर्टिकुलर वैल्यू की अगर हम आज वैल्यू निकालें तो कितनी वैल्यू वहां पर स्टैंड होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल यहां पर लेते हैं कि पहले टाइम पे क्या होता था कि बहुत इजीली आपको लैंड अवेलेबल हो जाती थी। ठीक है, आप इजीली खरीद लेते थे कि आपका इस तरीके का 1 एकड़ का प्लॉट है, आपको 1 से 2 या 3 हजार में वहां पर अवेलेबल हो पा रहा है। ठीक है जी। अब मान लीजिए वो 20 से 30 साल बाद अगर प्लॉट बेचना हो, आज की डेट में तो बहुत ज्यादा महंगा जाएगा, करोड़ों में उसकी बात वहां पर जा सकती है। ठीक है। अब पर इंडेक्सेशन में हम क्या कहते हैं कि भैया वो जो 1000 या 2000 की जो वैल्यू है उस टाइम पे कितनी थी, उसको कंपेयर करो आज की वैल्यू के साथ। ठीक है, कि आज उस 1000 की वैल्यू कितनी, लोगों के पास पहले कितना पैसा था, उसमें से कितना चंक वो वहां पर ऐसी बाइंग पे वहां पर यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंडेक्सेशन के जो टेबल्स रहते हैं सरकार द्वारा वहां पर निकाले जाते हैं। उसी के हिसाब से कितना यहां पर उनके ऊपर टैक्स लगना है जब वो ऐसी प्रॉपर्टी को वहां पर बेच रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन भी वहां पर की जाती है। ठीक है जी। तो इंडेक्सेशन का मतलब क्या है कि हम उसको आपस में एक वहां पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश करें कि भैया पहले इसकी वैल्यू इतनी थी, अब इतनी होगी। तो यहां जो इन्वेस्टर रहेगा उसके पास ऑप्शन रहेगी कि अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लेता है तो डेफिनेटली वो चढ़ती हुई कंज्यूमर प्राइसेस की वजह से अपना प्रॉफिट भी यहां पर बुक कर सकता है। तो ये बेसिक सी बात है जो कि यहां पर बताई गई थी इन दो स्टेटमेंट्स में। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट यहां पर डाल दी गई थी, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और उसी के आधार पर सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज अब आपको यहां पर भी बताई गई कि जब भी कन्वर्टेबल बॉन्ड आपका किस तरीके से काम करता है, क्या इस चीज में ऑप्शंस रहती हैं, तो एक बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको इन्वेस्टोपीडिया पे भी वहां पर मिल जाएगी। तो आई होप यहां पर आपको सभी चीजें समझ आ गई हो। तो कमेंट बॉक्स में जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। 2023 का जो प्रीलिम्स का अटेम्प्ट है नजदीक आता जा रहा है, 2023 यहां पर शुरुआत हो चुकी है, तो अपनी जो प्रीलिम्स के जो आपके गियर शिफ्ट करने हैं वो भी राइट टाइम है, शिफ्ट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पर इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आपको एक रियलिटी चेक वहां पर मिलता रहे कि आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से यहां चल रही है, ताकि यदि कोई भी आपका वहां पर लूप होल आप देखते हैं कि ये चीज मेरी बहुत ही कम तरीके से प्रिपेयर हुई है, बहुत ही हमारा हार्ड टॉपिक लग रहा है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा और मेहनत करें और उन टॉपिक्स को भी अपनी वहां पर एक तरीके से स्ट्रेंथ कर लें। ठीक है जी, स्ट्रेंथन कर लें उस चीज को, पूरी प्रिपरेशन को। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।